This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है कम्युनिटी रीच, जो कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ताउन से इन एसोसिएशन विद NHS नॉर्थ मैनचेस्टर क्लिनिकल कमिश्निंग ग्रुप। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के हवाले से कि बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं हमारे ख़ास तौर पर जो मेंटल या हमारे स्ट्रेस लेवल समटाइम्स हाई हो जाते हैं। हम कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे जहन के साथ होता है, जहनी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और बाज़ औक़ात इनका हल मिलना या इनसे बाहर निकलना मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें या अपने GP के पास जाएं या अपने डॉक्टर से जाके बात करें तो इसके पे भी सॉल्यूशंस मौजूद हैं, हल मौजूद हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में, ख़ास तौर पर जो हमारी पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में इस मर्ज़ को शायद ये समझकर अंडर द कारपेट कर दिया जाता है कि लोग कहेंगे ये तो पागल है। हालांकि जहनी बीमारियां जो होती हैं या जिनका ताल्लुक जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें बाज़ औक़ात छोटे छोटे मसाइल भी होते हैं कि अगर उनको फ़ौरन एड्रेस कर दिया जाए, उस हवाले से उसका हल ढूंढा जाए तो मज़ीद बढ़ने से उनको हम रोक सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता जब ये बढ़ जाती हैं तब हम इनका हल तलाश करने निकलें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके हल मौजूद हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। साइकेट्रिस्ट हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन ड्रग्स एंड एडिक्शन, डॉक्टर यासिर अब्बासी। उनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन। आई थिंक ये सेकंड प्रोग्राम है आपके साथ। जी जी बिल्कुल सेकंड प्रोग्राम है और लेकिन काफ़ी दिनों बाद अब तशरीफ लाए हैं। जी जी अच्छा, पिछले प्रोग्राम में आई डोंट नो आपने देखा प्रोग्राम या नहीं, हम यही एंग्जाइटी की बात की थी, हमने स्ट्रेस की बात की थी, फिर इसमें बहुत से आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें स्किज़ोफ्रेनिया है और इसके जो परसेप्शंस है हमारी कम्युनिटी में वो भी बात करेंगे। अल्कोहल और ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है लेकिन हम इस पर बात नहीं करते क्योंकि जग हसाई होती है और ये हकीकत भी है तो लोग इसको छुपाते हैं। इसको भी एड्रेस करेंगे। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी के आसार हैं ये और बस शुरू हो गई ये चीज़? जी, हम सॉर्ट ऑफ रीकैप करते हैं जो पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस करा था। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, उनको सॉर्ट ऑफ समराइज़ हम लोग ऐसे करेंगे कि हमने पहले बोला था कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक हद तक एक नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोसेस हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी चाहिए होती है काम करने के लिए। और एक पिछली दफ़ा मैंने बात की थी स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व की कि आप स्ट्रेस बढ़ता है तो परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होती है, पर एक हद से ज़्यादा जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो परफॉर्मेंस नीचे गिरने लगती है। स्ट्रेस उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप के ऊपर उसका दबाव इतना ज़्यादा हो जाए कि आप काम नहीं कर सकें, अपने यूजुअल रूटीन वर्क नहीं कर सकें। और एंग्जाइटी साथ साथ उसके भी हो सकती है और ऑन इट्स ओन भी हो सकती है। एंग्जाइटी एक बीमारी है जिसमें जो शख्स होता है और जो शख्स इसमें मुब्तला होता है उसको घबराहट सी रहती है। उर्दू में लफ्ज़ घबराहट इस्तेमाल करते हैं। बहुत घबराहट रहती है, कॉन्स्टेंटली दिल धड़कता रहता है तेज़ी से और आपको लगता है कोई बहुत बुरी चीज़ होने वाली है, हालांकि कुछ हो नहीं वाला होता। कहते हैं ना इम्पेंडिंग आपको फीलिंग होती है, देयर इज़ एन इम्पेंडिंग डूम। तो आपको महसूस होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और आपके टांगें जवाब देने लगती हैं और सांस बहुत तेज़ चलने लगती है विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। कुछ लोगों को सिचुएशनल एंग्जाइटी होती है कि ख़ास सिचुएशन में बहुत एंक्शस हो जाते हैं कि कभी किसी को स्टेज पे खड़ा कर दिया या कोई इंटरव्यू से पहले। अगर ये सब चीज़ें, ये सब सिम्टम्स उनको फंक्शन करने से रोकती हैं तब हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। और जितना रोकती हैं, जितना उनके फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, उतने ज़्यादा हम उसको कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कैटेगरी में। स्ट्रेस इट्सेल्फ, ऐसा कि हम लोग के परसेप्शन भी हमारी सोसाइटी में कि बहुत स्ट्रेस हो गया इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ। स्ट्रेस इट्सेल्फ कोई बीमारी कॉज कर नहीं सकता, पर स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, उभर के बाहर आ जाती हैं। तो अगर आप पहले से वनरेबल हों, आपकी शख्सियत ऐसी हो कि आप बहुत टेंशन ले लेते हैं, तो स्ट्रेस उसको, आपकी एंग्जाइटी को उभार के सामने ला सकता है। पर एक हद तक स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जब आप महसूस कर रहे हैं
कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, आपकी फंक्शनिंग को, आपके डेली चोर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो वक्त आ चुका है कि आप थोड़ा हेल्प लें। अच्छा, लेकिन एक आम आदमी को या एक खातून जितनी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, और आपको पता है हमारे घर में बाज़ वक़्त फैमिली इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि हर रोज़ कूड़ना या हर रोज़ चीखें मारना या हर रोज़ लड़ाई करना हमें एक नॉर्मल रूटीन लगती जी। है। लेकिन समटाइम्स यहीं से स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट होता है। कैसे पता लगेगा कि बस ये स्ट्रेस या एंग्जाइटी का आगाज़ हो गया है? प्रॉब्लमेटिक हो गया। बहुत अच्छा बोला आपने कि हमारे सोसाइटी में कभी कभार लड़ना झगड़ना, या जनरली लड़ना झगड़ना भी नहीं, फैमिली प्रेशर्स कभी कभार, और अगर कंबाइंड फैमिली हो या नहीं भी हो, फैमिली प्रेशर्स बहुत होते हैं। और उस फैमिली प्रेशर्स की वजह से आप के अंदर कभी कभार प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और आप महसूस नहीं कर सकते, पर ये हम लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा बाहर आप काम कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों से डील कर रहे हैं, उसके अलग प्रेशर्स हैं। अगर आपको महसूस होने लगे कि आपकी जनरल रूटीन, यानी आपका खाना पीना अफेक्ट हो जाए, आपको भूख कम लग रही हो, भूख कम ऐसी लग रही हो कि आपका वज़न गिरने लगे, और आप बाकायदा वे मेजर करें, उससे वज़न गिरने लगे, या आपको महसूस हो आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, आपकी नींद अफेक्ट हो रही हो, और नींद ऐसे अफेक्ट हो रही हो कि आपको सोने में बहुत दिक्कत हो रही हो रोज़ाना, या आपका जो नॉर्मल उठने का टाइम है, जैसे 8 बजे कोई उठता है या 7 बजे कोई उठता है, आप एकदम से 4 बजे आपकी खुद ही ब खुद आँख खुल जाए। आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, आप जैसे बैठ के डीएम डिजिटल देखने का बहुत शौक़ है किसी को, या कोई प्रोग्राम देखने का बहुत शौक़ हो, उस प्रोग्राम में दिल नहीं लगता है, या कोई किताब पढ़ने का शौक़ हो, उन चीज़ों में, आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में आपको दिल नहीं लग रहा हो, आपको फजूल में विदाउट एनी ट्रिगर रियली रोने का बहुत दिल चाह रहा हो। और एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दिल डूब रहा है। फ़ारसी में जो हार्ट है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क़ल्ब, उर्दू में भी क़ल्ब यूज़ करते हैं। फ़ारसी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दिल, जो कि इमोशंस को डिस्प्ले करता है, उर्दू में भी ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं और दिल डूब रहा है मेरा, अंदर से आपको एक खिंचाव महसूस होता है, तो उसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली फील करते हैं अंडर प्रेशर। तो ऐसे आपको फीलिंग्स हो रही हों रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, कम से कम 2 से 4 हफ्ता, हर रोज़, ये नहीं कि 1-2 दिन हुआ बाकी आप ठीक हो गए, फिर 1-2 दिन हुआ फिर कंसिस्टेंटली, अगर आपको 2 से 4 हफ्ता रेगुलरली हो रहा हो, और उसकी वजह से आप फिर अपने नॉर्मल रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकें, किचन में आप नहीं जा सकते, बच्चों को नहीं देख सकते, या जो शख्स बाहर काम कर रहा है वो बाहर काम नहीं कर सकता, तो आप फिर सीख करें, आप हेल्प, यू ट्राई टू सीक हेल्प, और आप देखें कि इनिशियल कांटेक्ट आपका हमेशा जीपी होना चाहिए, जो कि द वेरी वेल ट्रेंड इन सब चीज़ों को स्क्रीन करने में, असेस करने में। उनको महसूस होगा तो वो ख़ुद वहीं मैनेजमेंट शुरू करेंगे, और अगर उनको महसूस होगा कि नहीं अब इनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज को रेफ़र करना, तो वो आगे से रेफ़र करेंगे। ठीक है, राइट। अच्छा, ये दूसरा जो सवाल है कि किस पॉइंट पे या किस स्टेज पे जो स्ट्रेस है वो डेवलप हो जाता है डिप्रेशन में, डिप्रेशन बनता है, वो कौन सा टाइम होता है, कब पॉइंट होता है? कोई स्पेसिफिक कट ऑफ पॉइंट नहीं होता। कुछ हर आदमी का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लेवल होता है जिसका स्ट्रेस ले सकते हैं वो। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं हैंडल कर सकते, इसलिए ये भी बहुत होता है हमारे घरों में। मैंने देखा कि कोई बड़ा कहेगा कि इतनी सी मुश्किल तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बच्चे का थ्रेशोल्ड अलग है, बड़ा भी हो जाए वो शख्स, उसका थ्रेशोल्ड अलग है, आपके वाले साहब का थ्रेशोल्ड अलग है, वालदा का थ्रेशोल्ड अलग है, आपके भाई बहनों का थ्रेशोल्ड अलग है, तो हर आदमी का थ्रेशोल्ड अलग होता है। तो कभी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैं इतना कर लेता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते। वो अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कंसिस्टेंटली रह रहे हैं, और जो सिम्टम्स मैंने बताए पहले, नींद और खाना और इंटरेस्ट आपका अफेक्ट हो रहा हो, और उसके ऊपर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग चल रहा है, यानी एट रेस्ट नहीं है बिल्कुल, कॉन्स्टेंटली आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत सारी सोचें आपके दिमाग में आ रही हैं, और आप एट एनी पॉइंट इन टाइम अपना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही, जैसे मैं पहले बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंटली 2 से 4 हफ्ते तक कंटिन्यूसली होता रहे जी। तो आप फिर उस वक्त फिर आप सोचें कि ये टिपिंग पॉइंट आ गया है, इस वक्त अब जो मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ इसकी वजह से मेरे अंदर जो एंग्जाइटी या कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम वो उभर के सामने आ रहा है। एंड अगेन मैं रिपीट करूँगा कि स्ट्रेस की वजह से सिर्फ कोई चीज़ डेवलप नहीं होती, इट्स नॉट दी ओनली कॉज, उसके बहुत सारे
कॉजेज रीजन होते से हैं, बहुत सारे सकते हैं। रीजंस होते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारी अम्माएँ हम देखते हैं अपनी घर में जो हमारे बुजुर्ग ख़वातीन होती थी, वो सिरों पे दुपट्टे बांध लेना और कहना कि बस ये मतलब एक लगता बिल्कुल, था कि भाई ये बंदा वाकई बीमार है, सिर पे दुपट्टा बांधा हाँ है। हाँ। क्या उसका भी स्ट्रेस डिप्रेशन से कोई ताल्लुक है, ये जस्ट एक हैबिट है? नहीं नहीं, बिल्कुल ताल्लुक है। इट्स अ गुड थिंग आपने इसको हाईलाइट करा है। हम लोग की ये स्टडीज़ हुई हैं कि ख़ासतौर पे ख़वातीन, ये साउथ एशियन ख़वातीन जो हैं, उनको वो ऐसा बोलते हुए कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है या डिप्रेशन महसूस हो रहा है, बहुत शर्म की बात होती थी या बहुत बुरा समझा जाता था, तो बोल नहीं सकती। तो उनके जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स में मुब्तला हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। उसको हम लोग अपनी ज़बान में साइकोसोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं। तो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, तो सोमैटिक यानी फ़िज़िकल आपको सिम्टम्स हो रहे हैं। तो अमूमन हेडेक्स, कंसिस्टेंट हेडेक्स हो रहे हैं, अब आप दवा से भी सही नहीं हो रहा और आपने इसको इन्वेस्टिगेट भी करा लिया, जीपी के पास भी चले गए, समझ में नहीं आ रहा है क्या। कंसिस्टेंट हेडेक्स हैं या बॉडी एक्स हैं, जिस्म में दर्द हो रहा है बेटा, कहाँ कोई कंसिस्टेंट वो नहीं है, एक स्पेसिफिक किस्म का जगह नहीं है जहाँ पे आप डायग्नोस कर सके कि ये जगह में प्रॉब्लम है। पूरे जिस्म में दर्द है और आप कॉन्स्टेंटली बीमार महसूस कर रहे हैं कि काम नहीं कर सकते बेटा का। तबीयत में ख़राबी क्या है कुछ आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, पर जनरली मैं फटीग बहुत महसूस कर रही हूँ। और लेथार्जी यानी टायर्ड फील करना और लैक ऑफ एनर्जी यानी महसूस करना कि मुझे में बिल्कुल अब ताकत नहीं है, ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। तो इस किस्म के सोमैटिक सिम्टम्स बहुत प्रेजेंट करती हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर दूसरे लोग वो समझते हैं ज़्यादा सीरियस लेंगे। और ये सब कॉन्शियस प्रेजेंटेशन होती है, जानबूझ के नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि सब कॉन्शियसली उनको पता है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू फील लो। आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे अगर मैं बोल दूं कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। तो फिज़िकल सिम्टम्स सामने आने लगते हैं ताकि सामने वाला शख्स जो है उनको और ज़्यादा सीरियस ले, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ सिम्टम्स को, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में बोला था, अटेंशन सीकिंग की बात है ना ये, जी, कि अटेंशन मिले हमें, ताकि अटेंशन मिले, बिल्कुल। और जैसे शुरू में बोला था, हम लोग सीरियस नहीं लेते ना मेंटल हेल्थ को। अगर मैं बोलूँ, अगर वो सोचते हैं मैं बोलूँगी कि मुझे डिप्रेशन है, तो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है कुछ नहीं होता, लेट्स ब्रश इट अंडर द कारपेट। पर अगर मैं बोलूँ, लोग कहेंगे कि तो पागल है, या ये वो हम लोग इसी इस से किस्म डरते के हैं। स्टिग्मा होता है कि लोग पागल बोल दें और सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम हो जाए। और ये हकीकत है कि हमारी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है इस जो ये इश्यूज होते हैं हेल्थ रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, उस पे हमारे लोगों की ऐसी इस तरह की परसेप्शन होती है कि फलां की बेटी जवान है लेकिन बेचारी देखो ना जहनी बीमारी में, तो उसका रिश्ता नहीं आएगा। अब ज़रा लोग डरते हैं कि जवान बेटी है, प्रॉब्लम है, हालांकि ये उनको नहीं पता कि इसका हल मौजूद है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको बजाय इसके कि मजीद बढ़े। अच्छा, एक देखें, एक लेवल होता है कि आपने समझदार लोग वो होते हैं कि उनको फील हुआ और वो जीपी के पास चले गए, जीपी ने उनको एडवाइस किया, साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया और काउंसलिंग होती है, दवाई भी मिलती है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लोगों, जिन लोगों का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, क्या वो वहाँ से वापस आ सकते हैं जो बहुत देर कंसल्टेशन के लिए बहुत देर के बाद जाएं? मेंटल हेल्थ अमूमन जनरली कहा यह जाता है कि जितना ज़्यादा आप एक बीमारी को अनट्रीटेड छोड़ेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी रिकवरी स्लो होगी, और उतनी ज़्यादा उसकी रिकवरी मुश्किल होगी। वापस आ सकते हैं, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है वो केस और कितनी ज़्यादा सिवेरिटी हो गई है। और अगर अनट्रीटेड आप छोड़ दें, शुरू में जैसे माइल्ड प्रॉब्लम हुआ तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से इलाज हो सकता है। जितना आप देर तक छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा आप मुश्किल इलाज करना पड़ेगा आपको, उतनी ज़्यादा दवाएं देनी पड़ेंगी। कभी कभार हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको बोलते हैं ECT, या आम तौर पे लोग उसको शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। वहाँ तक भी पहुँच जाता है डिप्रेशन कभी कभार अगर इलाज नहीं किया जाए। पर फैमिली में स्टिग्मा बहुत होता है। आप जैसे पहले हाईलाइट करी थी कि माँ या बाप कोई साइकाट्रिस्ट के पास चले गए तो लोग समझते हैं कि लड़कियों के रिश्ते नहीं आएंगे, या कोई भाई बहन में कोई बीमारी होगी तो उसको इतना छुपाएंगे कि उस बेचारे भाई बहन की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि उसकी तो ज़िंदगी ख़राब होगी। अच्छा, आप तो रोज़मर्रा आपका काम ही यही है, आपका क्या फील किया आपने हमारी कम्युनिटी में कि क्या अब एड्रेस करना शुरू हो गए इन इश्यूज़ को, आते हैं आपके पास लेके अपनी प्रॉब्लम्स, या अब भी वो हमारे लोगों में वो चीज़ नहीं है? अब कुछ हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, और इस किस्म के प्रोग्राम्स के तहत और आई एम श्योर अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी भी पर बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, बहुत इतना समझने की ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी को कि मेंटल हेल्थ इज़ एन इलनेस, एक बीमारी ऐसी है जो कि हर दूसरी बीमारी की तरह है।
आप एक फ्रैक्चर्ड लेग में एक टूटा हुआ पैर दे सकते हैं, पर एक डिप्रेशन में या साइकोसिस में आप देख नहीं सकते अंदर से क्या टूटा हुआ है, और वो ज़्यादा मुश्किल होता है समझना और इलाज करना। तो ये समझना और इसको एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इसमें, ख़ास तौर पे हमारी मस्जिदों में और हमारे इम्पोर्टेंट जो कम्युनिटी के इम्पोर्टेंट रोल लीडर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, उनको रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को समझाएं, स्टिग्मा कम करें। स्टिग्मा बहुत है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यहाँ पे बोलता है कि there will be 1 in 4 individual who will be suffering from a mental health problem in their lifetime. तो 4 में से एक आदमी 25% यानी लोग ऐसे होंगे जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कोई ना कोई होगी। तो इसके इंसिडेंस इतना ज़्यादा है, इसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी सिर्फ उस आदमी की नहीं बल्कि आपकी फैमिली की और एक्सटेंडेड फैमिली की भी ज़िंदगी असरअंदाज हो सकती है। अच्छा, डिप्रेशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है? डिप्रेशन कई तरीक़ों से मैनेज हो सकते हैं, डिपेंड करता है जैसे मैंने पहले बोला कि क्या किस स्टेज पे है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। यहाँ पे एक गाइडलाइंस निकलती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस की, जिसको बोलते हैं नाइस, एक इंस्टीट्यूट है। वो सजेस्ट करता है कि अगर माइल्ड डिप्रेशन हो, जो कि मैंने बोला ना, अगर पहले शुरू में आ जाए तो बहुत आसानी से इसका इलाज हो सकता है। अगर आप जीपी के पास जाएँ तो वहाँ पे काउंसलिंग, सपोर्टिव काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी मौजूद है। मॉडरेट डिप्रेशन तक में भी इन सब चीज़ों से इलाज हो सकता है। एक सर्विसेज होती हैं जिसको बोलते हैं IAPT, इम्प्रूविंग एक्सेस टू साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। उसमें आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, सपोर्टिव साइकोथेरेपी और दूसरी किस्म की साइकोथेरेपी, जो बहुत सारी इकसाम है, डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप साइकोथेरेपी चूज़ करते हैं। उनसे आप महसूस कर सकते हैं बेहतर, आप समझ सकते हैं आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, और आप अपने दिमाग में फिर रैशनलाइज कर सकते हैं कि मैं कोप कैसे करूं, क्योंकि कोपिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ दवाओं से इलाज हो सकता कि एक केमिकल मुंह में डाल दिया और उससे आप बहुत बेहतर फील करने लगे जी। तो दुनिया बहुत बेहतर होती है इस वक्त, पर आपको ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं अनफॉर्चुनेटली जी। तो यू नीड टू डेवलप कोपिंग स्किल्स, यू नीड टू डेवलप स्किल्स जो आपको इक्विप करें कि आप बाद में, अभी तो ठीक हो गए, बाद में अगर आप कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई मुश्किल हो, तो उसके साथ आप डील कर सकें। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट ऐसे ट्रीट होता है। अगर और थोड़ा मुश्किल हो जाए, यानी मॉडरेट टू सीवियर में चला जाए, तो उसके लिए दवाएं मौजूद हैं। कई दवाएं प्राइमरी केयर में शुरू हो सकती हैं बहुत आराम से, जीपी शुरू कर सकता है, और दवाओं के भी कई इकसाम हैं। SSRI करके दवाएं आती हैं और ट्राईसाइक्लिक्स आती हैं, बहुत सारी इकसाम है दवाओं के। काउंसलिंग भी तो होती है ना इसमें? जी बिल्कुल, और काउंसलिंग और दवाएं साथ साथ चलती हैं। अच्छा, काउंसलिंग का कितना बड़ा रोल होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में? अगर काउंसलिंग प्रॉपर हो जाए तो क्या? माइल्ड टू मॉडरेट में काउंसलिंग वुड प्ले अबाउट 80% रोल इन इम्प्रूविंग। आपको 80% जो प्रॉब्लम है लोगों का, वो काउंसलिंग और CBT और साइकोथेरेपी से बेहतर हो सकती है। आपको शायद दवाओं की तरफ जाना ही नहीं पड़े। हाँ बिल्कुल। अच्छा, काउंसलिंग में ऐसा क्या, जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं किसी भी ऐसे, आपका क्या कहते हैं आप, जब आपके पास लोग आते हैं, इनको आइदर योर पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, व्हाट डू यू कॉल देम? People call them service users. आप service users बोल सकते हैं, clients बोल सकते हैं, patients, whatever you prefer. जब आपके क्लाइंट्स आते हैं, उनको जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो काउंसलिंग के दौरान ऐसी क्या चीज़ होती है कि उनकी वो जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो सकता है, या वो जो डिप्रेशन से वो बाहर निकल सकते हैं? जब वो अपने दिल की बात आपको बता देते हैं, उनके अंदर में जो टेंशन है वो बताते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है बिल्कुल, पर काउंसलिंग एक बहुत ले वर्ड है। काउंसलिंग के अंदर पर्टिकुलर थेरेपीज़ आती हैं जो कि ख़ास बीमारियों के लिए ख़ास तौर पे डिफरेंट थेरेपीज़ इस्तेमाल होती हैं। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आई थिंक आपने ये पॉइंट भी सॉर्ट रेज़ करा है, तो मैं बोलता चलूँ कि लोगों को समझना ज़रूरी है कि एकदम से कोई मैजिकल इलाज नहीं है कि आप गए एक दिन डॉक्टर से बात करा बिल्कुल ठीक हो गए, या दवा दी उसने और एक हफ्ते में आप बिल्कुल हशाश बशाश होकर खुश घूम रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड थेरेपी होती है काउंसलिंग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। उसमें कई सेशंस होते हैं, 6 से 12 सेशंस होते हैं मिनिमम, जिसमें आप बेसिकली इन अ वेरी लेट टर्म आप उनके जो थॉट प्रोसेस है उसको खोल के समझते हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। फिर वापस आप रीअरेंज करके वापस उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे एक आदमी है, शख्स है, बहुत एंग्जाइटी होती है उसको,
बस में नहीं जा सकता, उसको सोशल फोबिया है। हाँ, ऐसे हैं लोग जो ट्रैवल नहीं कर ट्रैवल सकते, नहीं कर सकते। जहाज में नहीं बैठ सकते। एक उनको उड़ने से फोबिया है, या बस में चलते हैं बहुत क्राउड है, क्राउड में नहीं जा सकते। तो उनसे अगर आप बात करें तो वो कहेंगे मुझे महसूस होता है कि हर आदमी मुझे देख रहा है, या हर आदमी देख के मुझे हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है। तो यू जस्ट सिट डाउन विद देम एंड वेरियसली अप थ्रू सेशंस यू वर्क आउट कि तुम्हें क्यों महसूस होता है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, तुम्हारे इमोशंस क्या हैं, तुम्हारी बॉडली सिम्टम्स क्या हैं। 5 उसके फैसेट्स होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप हर फैसेट को एक्सप्लेन करके उनके साथ समझने की कोशिश करते हो। लेकिन जो आपने सबसे शुरू में बोला था ना कि दिल का बोझ हल्का करना, कभी कभार सिर्फ इसी से आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपके सोशल सर्कल में, सोशल नेटवर्क में कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी आदमी हो जिसमें जिसके साथ आप बात कर हाँ, सकें, आपका कोई फ्रेंड हो ऐसा जिससे आप जी। दिल की बात कर सकते हैं। तो इट्स वेरी यूजफुल एज वेल, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर कोई आदमी बिल्कुल आइसोलेटेड हो और कोई भी नहीं हो तो उसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अगर आपके साथ सपोर्टिव एक नेटवर्क हो जिसमें आपके दोस्त, अहबाब, कोई भी जिसको आप ट्रस्ट कर सकें, ये नहीं कि हर आदमी को आप बोलने लगें, आप कंफर्टेबल फील करें उनके साथ, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब तो खैर मुझे लगता है ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन हमने बात करनी है स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से कि ये क्या होता है। पहले ब्रेक ले लें, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे नाज़रीन तो हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये क्या है और कैसे पता चलता है कि कोई जो भी पेशेंट है या कोई भी शख्स जो है वो इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो गया है। इस पर हम बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से और आज हमारे साथ साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं जी, डॉक्टर यासिर अब्बासी साहब। इनसे हम बात करते ब्रेक से पहले कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये है क्या। डॉक्टर साहब क्या है स्किज़ोफ्रेनिया? बहुत ज़्यादा हमने इसकी इस्तिलाह सुनी है, लेकिन है क्या ये? स्किज़ोफ्रेनिया एक काफ़ी ख़तरनाक मेंटल इलनेस है, बीमारी है जहनी, मोहलिक आई थिंक बोलते हैं ख़तरनाक को, जिसको यहाँ अंग्रेज़ी में इसको रेफ़र करते हैं सिवियर एंड एंड्यूरिंग मेंटल इलनेस। इसमें आप ड्यू टू वेरियस रीजंस, कोई एक वजह नहीं होती, आपको साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अब मैं थोड़ी देर में बताऊँ कि साइकोटिक सिम्टम्स ये होते क्या हैं, पर ये शुरू होते हैं अमूमन बहुत यंग एज में, 18 से 20 या 21 साल की उम्र में। ज़्यादातर लोगों को जिनको होता है उस उम्र में ये सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, या कभी कभार बहुत लेट आते हैं 40 साल की उम्र के बाद। और इसमें आपको बहुत सारे ख़यालात आपके दिमाग में आने लगते हैं और आपको हेलुसिनेशंस भी होने लगती हैं, जो कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा होती क्या हैं। ख़यालात ऐसे होते हैं कि आपको बहुत महसूस होता है कि आपको या तो आपके ख़िलाफ़ कोई है, या आपका कोई पीछा कर रहा है, या आपके साथ कोई कांटेक्ट हो रहा है किसी एलियंस के साथ। वसवसे आना शुरू हो जाते हैं हैं। हम, वो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं और इवेंचुअली डेवलप होता है बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीफ में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलूजन्स। वो ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं कि फॉल्स होते हैं, पर उस आदमी के लिए बहुत सही होते, सच्चे होते हैं।
तो आप ऐसा महसूस करोगे कि मुझे सैटेलाइट से मेरे दिमाग के सारी जो सोच है वो निकाली जा रही है और वो CIA लेके पूरी दुनिया में फैला देगा, इस किस्म के ख्यालात आते हैं। या मुझे कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरा कॉन्स्टेंटली पीछा कर रहा है, और उसके लिए आप बहुत एलैबोरेट उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। या मुझे किसी भूत मेरे ऊपर चढ़ गया है, या मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। और आपको साथ साथ हेलुसिनेशंस भी होती हैं। हेलुसिनेशंस होती क्या चीज़ें हैं? एक कॉलर ले लें फिर बिल्कुल ज़रूर। आते हैं सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब अपना गल करनी। हाँ जी, सुन रहे हैं, फरमाइए। जी मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी 41 एज है, तो मैं डायबिटीज की 15-16 साल हो गए मरीज है, मगर ये 2-3 साल हो गए मैं डॉक्टर से भी कंप्लेन की है कि मैं गैस जब मैं कोई चीज को करती हूँ ना मुझे याद नहीं रहती है, गैस जला रहता है। कभी मैं कार्टन में बंद करी, ब्लाइंड बंद करी, मैं सो नहीं सकती, मैं ऐसे घबराहट होती है। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ कोई एक्सरे वैने में घबरा जाती हूँ, पसीना आ जाता है, जल्दी जल्दी में बाहर निकला। डॉक्टर बोलता है कि तू डिप्रेशन है मम्मी, आपको को नहीं पता लगना किस किस्म का डिप्रेशन है। इतना सर ही दर्द रहना, कभी कभी इतनी माइग्रेन भी, जब कोई सोच करती हूँ ना इतना माइग्रेन हो जाता है। चैन चक में ठीक ठाक बैठी होती हूँ तो बस मुझे माइग्रेन शुरू हो जाता है, इतना माइग्रेन होता है, दिमाग आगे ना फूटने लगता है। तो पता नहीं, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी इसके बारे में। इन ये जैसे बता रही हैं, अब जाहिर सी बात है इनकी मुझे पता नहीं कि इनकी असेसमेंट कितनी हुई है और क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, और अगर इनको माइग्रेन है तो माइग्रेन के लिए इनको इन्वेस्टिगेट किया गया है कि नहीं किया गया है। पर कुछ टिपिकल सिम्टम्स भी ये बता रही हैं, जैसे भूल जाती हैं और कॉन्स्टेंटली सर में दर्द रहता है। जिस आदमी को परेशानी या एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है उनको हम लोग कहते हैं कि कभी कभार भूलने की भी बीमारी साथ साथ हो जाती है। खुदा ना खास्ता ये डिमेंशिया टाइप इलनेस नहीं होती है, पर चूँकि आपका जहन इतना प्री ऑक्यूपाइड होता है और इतने आपको महसूस हो रहा है अंदर, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, उसकी वजह से आपके अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन बहुत अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो अगर GP को महसूस हो रहा है कि ये डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिप्रेसिव सिम्टम्स ही होंगे। अब इनको क्या दवा मिल रही है, क्या दवा नहीं मिल रही, उसको इनको GP से जाके बात करनी होगी और देखना होगा कि डज शी रियली नीड ए रेफरल, कि ये अस्पताल में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को देखें क्या ना देखें। और कोई एडेड थेरेपी है, जैसे हम लोग काउंसलिंग की खूब बात कर रहे थे कि काउंसलिंग इन्होंने कोशिश करी है लेने की नहीं कोशिश करी है। और आगे इनको ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर माइग्रेन इनको डायग्नोस्ड है, क्लिनिकल माइग्रेन इनको हो रहा है, तो उसकी जो दवाएं हैं वो रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। शायद वो इस डिप्रेशन का हिस्सा है, शायद वो एक अलग है और डिप्रेशन अलग है। तो इट्स बेस्ट डिस्कस्ड अगेन विद द डॉक्टर कि आगे आप देखें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। राइट, ओके, ठीक है जी। आपके सवाल का जवाब तो मैं डॉक्टर साहब ने दे दिया है। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे वापस जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे थे। तो हेलुसिनेशंस पे मैं हाँ जी, हेलुसिनेशंस बात बता रहा था कि हेलुसिनेशंस होती क्या हैं। इंसान के अमूमन 5 सेंसेस होती हैं, देखने की, सूंघने की, टेस्ट करने की, फील करने की। उस सेंसेस को अगर बग़ैर किसी स्टिमुलस के आपको महसूस होने लगे और वो सेंसेस आपके एक्टिव हो जाएं, उसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो जैसे अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा हो फिर भी आपको आवाज़ आ रही हो, या कोई सामने नहीं है और आपको कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं, या आपको ने कुछ खाए नहीं फिर भी आपको टेस्ट आ रहा है, इसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया में होता क्या है, ये डिलूजन्स के अलावा कि आपको महसूस हो रहा है कि एलियंस आपको कंट्रोल कर रही हैं, कोई जिन आपको कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ आपको आवाज़ें भी आने लगती हैं। आपको बाकायदा क्लियरली, जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल ऐसी क्लियर आवाज़ आती है, और वो बाकायदा आवाज़ की क्वालिटी डिफरेंट होती है। वो आवाज़ आपको बहुत सारी चीज़ें कह सकती हैं, आपको बुरा भला भी बोल सकती हैं वो आवाज़ें, आपको चीज़ें करने को भी बोल सकती हैं कि अपना आप तुम बहुत बुरे हो, अपना आपको तुम गो हर्ट योरसेल्फ। तो लोग अपना आपको सेल्फ हार्म करते हैं उन आवाज़ों की वजह से, और बहुत डिस्टर्बिंग होता है, बहुत डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस होता है उस इंडिविजुअल के लिए। शुरुआत जब होती है, जैसे मैंने बोला यंग एज में, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है और अच्छा खासा एवरेज इंडिविजुअल होता है, सडनली आप देखते हो कि वो अलग अलग रहने लगा है, थोड़ा आइसोलेटेड है,
ख़ुद ही अपने आप से मुस्कुरा रहा है, ज़्यादा चीज़ों में इंगेज नहीं हो रहा, थोड़े ऑकवर्ड बिहेवियर्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में या बहुत आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, इंटरनेट पे पूरी पूरी रात टाइम गुजारा है और कम्स आउट बीइंग वेरी वेरी डिफरेंट टू व्हाट दे वर। तो इनिशिएट ऐसे होता है जिसमें बहुत क्लियरली ये सिम्टम्स होते नहीं है, 1-2 साल बाद फिर ये सिम्टम्स आने लगते हैं, फिर वो ऐसी बातें बोलने लगे कि मुझे लगता है मेरे ऊपर जिन चढ़ गया या हाँ, अच्छा ये मेरे ख्याल में ये इस टॉपिक पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, हमारे लोग बात करते हैं कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है या जिन का साया है। एक कॉलर ले लें पहले, फिर हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, आपको डॉक्टर साहब को सलाम पेश करता है, अहमद बोल रहा हूँ। मैं ब्लड प्रेशर हाई के लिए इनसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल मौसम जो है क्योंकि ठंडा है और सैर के लिए जाया नहीं जा सकता, 2 वाल चेंज हुए थे जो दिल के मेरी वाइफ के, तो उनको 3-4 किस्म की गोलियां उन्होंने ब्लड प्रेशर की। अच्छा अहमद साहब, आपको मैं यही रोकूं, ये साइकेट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ से अगर कोई है तो वो आप बात करें, क्योंकि दूसरे डॉक्टर जो हमारे पास नहीं है। बट आई एम सॉरी कि आपके सवाल का जवाब इसमें नहीं मिल सकता। अच्छा जी, जिन चढ़ गया है, साया है जी, किसी ने काला, किसी मेरे रिश्तेदार को मुझसे बहुत जेलसी ना, फलां जो औरत है उसने मुझ पे काला जादू करा दिया। सांस हमेशा कराते हैं। हाँ जी, ये हम लोग के यहाँ बहुत कल्चरल बिलीव्स हैं, कुछ कहेंगे सूडो रिलीजियस बिलीव्स हैं, यानी कुछ मज़हब से पॉसिबली ताल्लुक़ है, पर कल्चरल बिलीव्स ऐसे बहुत हैं, जादू का, काले जादू का और साए का। जब हम कोई बीमारी डायग्नोस करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि उसकी जो ये हम किसी को डिल्यूजन अगर बोलें कि ये इसका फॉल्स बिलीव है, इट शुड बी आउट ऑफ कीपिंग, यानी उसके जो सकाफ़ती बिलीव्स हैं उससे डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारा बहुत कल्चरल बिलीफ है और कल्चरली हमें इनग्रेंड है, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको महसूस होता है या इर्द गिर्द के लोग बोल रहे होते हैं, या कुछ ख़राबी हो गई है, कुछ बुरा हो गया या ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आ गई तो वो समझते हैं कि ऐसा हो गया है। इसीलिए हमारी कम्युनिटी में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डायग्नोस करना कि ये साइकोटिक बिलीफ है कि ये कल्चरल बिलीफ है, क्योंकि कल्चरली बहुत इनग्रेंड है, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है इसमें कोई बीमारी हो। पर आपको फिर देखना ये पड़ता है कि ये जो शख्स इस पे बात कर रहा है कितना फिक्स्ड है इसका ये यकीन कि यही हुआ है, और उसके साथ दूसरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर वो आवाज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि आवाज़ें आना रियली इज़ नॉट कल्चरल। अगर आप बैठे हुए कमरे में कोई नहीं है और आपको आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब यू आर अनवेल। तो साथ साथ दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, तो आप फिर उसके साथ रिलेट करके बोल सकते हैं कि हाँ अब ये कल्चरल बिलीफ से बढ़ के इट्स बिकम एक बीमारी हो गई है जिसको इलाज की ज़रूरत है। पर चूँकि हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा ये इनग्रेंड है, इसलिए आपको बहुत एहतियात से तो फिर वो क्या, जब किसी बाबे को फ़ोन किया और उसने जिन निकाल दिए, तावीज़ निकल गए, तुम कहते हैं वो हम ठीक हो गए, देखा जिन थे वो निकल गए। वो बाबा जी को कभी किसी दिन इनवाइट करें यहाँ शो पे, हम दोनों मिलके बात करते हैं। देखें, हर आदमी का अपना यकीन और ईमान होता है, और यकीन और ईमान अपनी जगह। और मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करता हूँ और हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ है तो बिल्कुल अल्लाह पे यकीन रखें, कुरान मजीद पढ़ें, दिल को सुकून मिलेगा। सूरह जिन है, सूरह जिन पढ़ें, क्या पता उससे जिन उतर जाए। पर साथ साथ आप ये इलाज भी कराते रहें। अगर आप महसूस हो गया है कि ये कोई बीमारी है, कंप्लीटली छोड़ें नहीं। बाबा जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब अल्लाह बेहतर जाने। जी, अच्छा आखिरी सवाल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आई थिंक इस पे पूरा एक प्रोग्राम बनता है, वो है रिलेटेड अल्कोहल एंड ड्रग रिलेटेड इश्यूज जो हैं, जिसका हमारी एशियन मुस्लिम एशियन कम्युनिटी में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको एड्रेस नहीं करते कि नहीं ये तो हम करते ही नहीं, हालांकि ऐसा होता है। इस पे आप क्या एडवाइस देंगे या इस बारे से क्या कहेंगे? कॉलर पहले आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी सवाल कीजिए, सुन रहे हैं। मेरे साथ मसला ये है कि तकरीबन 15-20 साल हो गए कि मैं लिफ्ट में नहीं बैठ सकता। लिफ्ट में बैठता हूँ तो मेरा दिल घबरा जाता है। कुछ छोटी जगह है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो जो साथ वाला है वो बाहर चला जाए तो मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे इस तरह पता चलता है कि मैं बस मेरा दिल गया। ओके,
ठीक। दिल डूबने लगता है। दिल डूबने लगता है, बिल्कुल ठीक है आपको बता दें जी, हमने उन्होंने डिस्कस किया खास इसको। टिपिकल लफ्ज़ इस्तेमाल करा। इज दिस स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये क्या है? ये इनको एक ख़ास किस्म की एंग्जाइटी है, Anxiety है। जिसको मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल करते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, कि क्लोज स्पेसिस से इनको फोबिया है, इनको डर लगता है, इनके दिमाग में चीज़ें हैं जो इनको एहसास दिलाती होंगी कि यूर इन डेंजर, तभी इनके एकदम से एहसास होने लगता है कि बहुत घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ। और ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए अभी बेचारे ये, इनको बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे आके फ़ोन करके बोला, और आई एम श्योर ये बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, 15-20 साल से ये बोल रहे थे शायद जी, 20 साल से कह रहे हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट, बट इट कैन अगेन वेरी इजीली बी ट्रीटेड विद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, जो कि प्राइमरी केयर में अवेलेबल है, वहाँ नहीं होती तो सेकेंडरी केयर में भी होती है, और यू हैव टू गो थ्रू नॉर्मल रेफरल प्रोसेस। यानी GP के पास जाएं, उसको बिल्कुल। बताएं, और मैं वहाँ से सॉरी referral आप लें। कॉलर से ये पूछना भूल गई कि हो सकता है ये जा रहे हो अपने जी हो GP के सकता है, पास। इसके लिए दवाएं भी होती हैं, और दोनों चीज़ें साथ अगर साथ चलें तो और बेहतर होता ठीक है, यानी कि थेरेपी और दवाई। थेरेपी का मतलब काउंसलिंग है। काउंसलिंग जी। प्लस दवाई आप लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ये जो और अगर बेहतर नहीं हो रहा तो बेस्ट कि यू गेट, आपने आपको रेफरल की बात करें GP से। GP से कहें जी मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जो है वो रेफर करें, ठीक है। बात हो रही थी जी ये ड्रग एंड अल्कोहल। ड्रग एंड अल्कोहल जी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास कोई ख़ास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि, मैं अब मुस्लिम बोलूँगा, साउथ एशियन सिर्फ नहीं बोलूँगा, क्योंकि साउथ एशियन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कि मुस्लिम कम्युनिटी में एग्जैक्ट इंसिडेंस क्या है, यानी कितने लोग ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ करते हैं। हमारी सोसाइटी में है बिल्कुल ये, और जो लोग समझते हैं कि नहीं हैं तो वो कहते हैं ना ऑस्ट्रिच की तरह, हाँ फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में देखा गया है ये क्रिमिनल सर्विस के थ्रू के ड्रग डीलर्स भी बहुत हैं हमारी सोसाइटी से, तो ड्रग यूजेज भी बहुत बढ़ता जा रहा है, और अल्कोहल यूज़ भी बहुत है। होता ये है कि जब ये लोग ये ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, ये अल्कोहल यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे अल्कोहल को बहुत बुरा समझा जाता है मजहबी रीजंस की वजह से, पर जब वो यूज़ कर रहे होते हैं और वो सबसे पहला कांटेक्ट होता है कि किसी बड़े बुज़ुर्ग के पास जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा मनाया जाता है। वो कहते हैं फ़ौरन छोड़ दो क्योंकि बहुत गलत है और मना है मज़हब में, और बेशक मज़हब चीज़ें बोलते हैं शराब के बारे में और अल्कोहल के बारे में, पर अगर आप रेगुलरली पी रहे हैं, रोज़ाना अगर कोई पी रहा है शराब अल्कोहल रोज़ाना पी रहा है, और ऐसे पी रहा है कि सुबह तक उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और हाथ वाथ हिलने लगते हैं, शेक करने लगते हैं कि उनको और अल्कोहल की ज़रूरत है, ऐसे मौके पे एकदम से शराब या अल्कोहल बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। सडनली स्टॉप कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इट कैन बिकम वेरी डेंजरस, ख़तरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। तो अल्कोहल करना क्या चाहिए आपको कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको कम करें। ठीक है, ख़राब है और आपको शायद कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, मजहबी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, पर अपना आपको आप डेंजर में भी नहीं डालें। स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको ओवर वीक्स स्लोली एंड ग्रेजुअली कम करके स्टॉप करें। इसके लिए हेल्प बहुत मौजूद है, और ड्रग एंड अल्कोहल सर्विसेज हर जगह मौजूद हैं। बहुत सारे लोग चूँकि जाना नहीं चाहते ड्रग एंड अल्कोहल सर्विसेज, वो सीधे A&E चले जाते हैं, जो कि मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि ना जाएं, ड्रग एंड अल्कोहल सर्विसेज जाएं जहाँ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मौजूद है। इसके लिए भी काउंसलिंग मौजूद है, इसके लिए भी दवाएं मौजूद हैं, इसके लिए डिटॉक्स सेंटर्स मौजूद हैं, ड्रग और अल्कोहल दोनों के लिए। हमारे यहाँ देखा गया है कि हेरोइन तो यूज़ होती है, साथ साथ कैनबस यानी चरस काफ़ी प्रेवलेंट है, और उसको जनरली आई डोंट नो व्हाई कल्चरली इतना बुरा नहीं समझा जाता, पर यूजेज काफ़ी है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो क्या हमारे लोग इस इशू को भी एड्रेस करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं करते, और मेंटल हेल्थ को तो फिर भी कर लेते हैं, इसको बिल्कुल नहीं करते। वो चाहते ये हैं कि अगर कोई कर रहा है तो एक आध मैंने केसेस ये भी देखे, लड़के थे वो इस्तेमाल कर रहे थे ड्रग एंड अल्कोहल, तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा। हाँ। तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि शादी कोई दवा नहीं है जो उसको ठीक कर देगा, तो इसको पहले ठीक करें, फजूल में उस लड़की को भी प्रॉब्लम में डालेंगे आप। इट्स बेस्ट कि इलाज पहले हो जाए। तो इलाज इसका मौजूद है। अगेन अगर अल्कोहल के लिए आप आ रहे हैं तो अल्कोहल के लिए हम डिटॉक्स कर सकते हैं, और डिटॉक्स के बाद भी दवाएँ दे सकते हैं जिसकी वजह से जो आपको अल्कोहल की तरफ जाने से रोक सकता है, और साथ साथ सपोर्टिव काउंसलिंग भी हो सकती है। ड्रग्स के लिए ख़ासतौर पे हेरोइन के लिए भी कई दवाएं मौजूद हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब हो सकती हैं, पर वो GP प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो ड्रग सर्विसेज ही जाना पड़ेगा आपको, और वो आपको हेरोइन से दूर रखती हैं। और फिर जब वो हेरोइन से दूर रखती हैं तो फिर आप उन दवाओं को हल्के हल्के कम करते हैं
ताकि फिर आप कम्प्लीटली ड्रग फ्री हो जाएं। एम हमेशा ये होता है कि आपको ड्रग फ्री करना होता है, और इसमें आपकी अगेन सोशल नेटवर्क जो है आपका, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप ऐसे लोगों में उठे बैठे हैं जो कॉन्स्टेंटली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आप डिटॉक्स करके वापस वहीं जाएंगे तो आप इस्तेमाल करना फिर शुरू कर देंगे। तो यू नीड टू रीअरेंज योर सोशल नेटवर्क, और आपको बहुत सपोर्ट चाहिए होता है अपने फैमिली से। फैमिली वाला इंस्टेड कि उनको डिस्कार्ड करें, फैमिली को चाहिए इनको और सपोर्ट करके हेल्प आउट करें कि इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। पर इवेंचुअली बॉटम लाइन इसकी ये है कि अगर आपको इन सब चीज़ों से निजात चाहिए, तब्दीली चाहिए, तो जो शख्स इस्तेमाल कर रहा है उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। दे हैव टू बी मोटिवेटेड इनफ कि वो जाके अपने आप को तब्दील करें, और तब्दीली का ये वो करें इरादा कि मैं तब्दील होऊंगा, तो फिर हेल्प मौजूद है। अगर ज़बरदस्ती हम इम्पोज करेंगे तब्दीली, तो वो कभी तब्दील नहीं होंगे। उनको खुद समझना होगा कि मुझे तब्दीली क्यों करनी है, कि अल्कोहल मेरे जिस्म को मेरे फैमिली को, ड्रग्स मेरी फैमिली को, मेरे जिस्म को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। एंड दैट इज़ व्हाई आई नीड टू चेंज, एंड दैट इज़ व्हाई आई नीड टू बी ड्रग एंड अल्कोहल फ्री। और मेरे ख्याल में हम लोग अगर ये भी सोचना शुरू कर दें कि चलें, एक तो मजहबी तौर पे या हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है नशा किसी भी के लिए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा साइड पर रख के अगर ये भी सोचें कि हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, तो शायद हम इस पर कभी सोच सकें, या कि ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इसको शायद हम बंद करने की सोचें। एक कॉलर मेरे साथ है, जी जी बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी मैडम आप? जी जी बोलिए, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, मैंने कल भी फोन किया था, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हो सका था। तो मैंने ये पता करना था, मुझे ना समटाइम बाल झड़ हो जाता है सिर के अंदर, कभी दाढ़ी के अंदर, राउंड राउंड से ना सुराख से। देखिए, आपका सवाल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो आपने बिल्कुल सवाल पूछा था पिछले प्रोग्राम में, और हमारी जो उस वक्त हमारी गेस्ट थी, जो एक्सपर्ट थी, कंसल्टेंट थी, उन्होंने आपको आपकी प्रॉब्लम का जो था वो इलाज भी बताया था, और ये कहा था कि जीपी के पास जाएं, उसको दिखाएं, और फिर वो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लें। आज जो हमारे मेहमान हैं, क्योंकि ये साइकेट्रिस्ट हैं, और इस हवाले से वो आपको सिर्फ आपके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अगर उस पर आपने कोई बात पूछनी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा, बच्चे जब टीन एज में डेवलप हो रहे होते हैं, जैसे 11 साल या 12 साल के बच्चे, बॉडी में उनके चेंजेस आ रही होती हैं, उनके हाई स्कूल में जाते हैं तो उनके एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज आता है। वो बच्चा कुछ बच्चे उस वक्त स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसको हम कैसे, अच्छा मुझे कह रहे हैं वाइंड अप, इसका जवाब दे दें कि क्या करें, उन बच्चों को कैसे डील करें पेरेंट्स? बहुत चेंजेस होते हैं, जैसा आपने बोला, पेयर प्रेशर भी बहुत होता है। उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को सख्ती के बजाय समझने की कोशिश करें, और एहसास करें कि आप भी इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। और बच्चे एटीट्यूड भी उनका बहुत चेंज होने लगता है, थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं, यानी जवाब देने लगते हैं। तो उसको बर्दाश्त करने को नहीं बोल रहा मैं, पर आपको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस पर हम डिटेल बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। डॉक्टर यासर अब्बासी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और जी, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जो भी आपको मसाइल हों, ज़रूर हैं अपने जीपी के पास, और अगर आपको लगता है ज़रूरत महसूस होगी, जीपी अगर समझेगा इस चीज़ की ज़रूरत, तो आपको रेफ़र करेंगे साइकेट्रिस्ट के पास, और इस मसले को जितना जल्दी आप एड्रेस कर सकते हैं, जितना जल्दी इसका हल ढूंढ सकते हैं, ज़रूर ढूंढिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.